Hello, my dear student. I, Rakesh Chaudhary, welcome you all on this online classes and on my YouTube channel as we are discussing our chapter, Dual Nature of Matter and Radiation of Second Physics. Now, today we will move ahead and first of all, we will take some definitions which is related to photoelectric effect. And first definition is photoelectric effect. We have discussed in earlier classes what is PEE, what is photoelectric effect. Then, when ultraviolet light of frequency equal to or greater than a particular frequency incident on a metal surface, then process of emission of electron from metal is known as photoelectric effect. Let's see. Suppose this is a metal surface. एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट होती है, ये लाइट है और ये सूटेबल है सबसे ज्यादा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सूटेबल है सबसे ज्यादा कौन सी लाइट के लिए? अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। तो जैसे ही इस सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट है वो इंसिडेंट होती है, तो जैसे यूवी रेज इंसिडेंट होगी तो यहां से इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होते हैं। क्यों होते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया कि लाइट इंसिडेंट हो रही है और लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, लाइट में होते हैं फोटॉन्स। और जब ये मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो फोटोन है वो उस मेटल सरफेस के अंदर जाते हैं, या यूं कहें कि मेटल सरफेस से उन फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करता है। एक फोटोन के पास खुद की एनर्जी होती है एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिनोटेड बाय एच न्यू। H is Planck's constant and nu is the frequency of that photon. तो ये उस फोटोन के पास एक एनर्जी होती है, वो फोटोन जाएगा और जाकर ये अपनी एनर्जी किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? उस मेटल में है। तो फोटोन जाकर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी है वो दे देता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी तो चाहिए। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से एमिट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर लिया था हमने। यहां पर इसकी 2-3 पॉइंट्स हैं वो अपने को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज तो देखो, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उस मेटल सरफेस से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन पर किस तरीके से बेस्ड है ये आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि ये फोटोन जो है वो फोटोन के पास एक खुद की एनर्जी होती है। अब वो फोटोन जाएगा, जाकर अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देता है। कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन स्पेंड कर देता है किसमें? खुद को बाहर लाने में, और बाकी की जो एनर्जी उसके पास होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी चीज को जैसे मान लीजिए यहां एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इस इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। क्या होगा? हमने फोटोन डाला और जैसे ही फोटोन ने अपनी एनर्जी इसको दी, इसके पास टोटल एनर्जी हो गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए, उसके पास कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल कन्वर्ट इनटू वर्क फंक्शन, आगे डिस्कस करेंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तो कन्वर्ट हो जाएगी उसको बाहर लाने में, एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से 3 तो उसको बाहर निकाल लेगी और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा देगी। तो इसलिए ये किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। Third point, metals which have high electron emission efficiency are known as electron emitter substances. जितने भी सारे metals होते हैं वो सारे metals हैं वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं जब उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट है वो इंसिडेंट होती है। बट कई सिचुएशन में क्या होता है कि जो बेस मेटल्स होते हैं खास करके, या बेस मेटल कौन कौन से हो गए? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। यानी जो हमारा फर्स्ट कॉलम जो होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, अपने को पता है कि उनके आउटर मोस्ट सेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करने की एफिशिएंसी रखते हैं, तो उन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन एमिटर सब्सटेंसेस, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिटर सब्सटेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट अभी आपको बता दिया कि बेस मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर यूज्ड फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट, कि जब यूवी रेज अपन इंसिडेंट करवाते हैं और उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है तो उसके लिए तो ये बेस मेटल्स यूज होते हैं। बाकी जो हैवी मेटल्स होते हैं, अब हैवी मेटल्स से यदि हमें इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है तो उसके लिए कौन सी रेज हैं वो यूजली जाती हैं? एक्स रेज। अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए तो बेस मेटल्स हो गए, एंड हैवी मेटल्स आर यूज्ड फॉर एक्स रेज। तो हैवी मेटल्स हैं, एक्स रेज से अगर हम एक्स रेज इंसिडेंट करवाएंगे और उस हैवी मेटल से इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट, करंट फ्लोज ड्यू टू द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से एमिट हो जाते हैं, इनके कारण बाद में जो करंट फ्लो होती है, दैट करंट इज नोन एज फोटो करंट। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ बेसिक टर्म्स थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, एग्जाम में पूछी जाती हैं 1 मार्क में। तो ये डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about work function. What is work function? It is the minimum energy required to emit an electron from the metal surface is known as work function. This is metal surface. This is metal surface. ये मेटल है और इस मेटल सरफेस के ऊपर जब हम लाइट है वो इंसिडेंट करवाते हैं तो हमें पता है कि इस मेटल्स में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे अभी कौन सी मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। और ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे रैंडम मोशन करते हैं। इनके पास एनर्जी भी है, वो एनर्जी इनको मिलती है, जो सबसे मेन चीज है वो टेम्परेचर इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बट इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर चले जाएं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से हमें बाहर लाना है तो हमें और एनर्जी इनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम यहां किससे प्रोवाइड करवा रहे हैं? लाइट से या रेडिएशन से। और जनरली ये अल्ट्रावायलेट लाइट है वो हम यूज में लेते हैं। क्या हुआ? जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट है वो इसमें इंसिडेंट होगी, अल्ट्रावायलेट लाइट में क्या है? फोटॉन्स हैं। एक फोटोन जाएगा, अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, एंड वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिसीव करके वहां से बाहर आ जाएगा। ये तो प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब यहां हम बात करें, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, लेट दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि जब तक आप इस इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाओगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं निकलेगा। अब मान लो हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमने फोटोन डाला, फोटोन की जो एनर्जी मिला करके और उस इलेक्ट्रॉन के पास अभी कितनी एनर्जी हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो क्वेश्चन है ये है, does this electron will emit out? No, this electron will not emit because it need at least 3 electron volt energy to emit from that surface. तो वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा। फिर देखो, हमने इसको प्रोवाइड करवाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जैसे ही हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दे दी, बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए थी? 3 तो चाहिए थी। तो वो जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो मिनिमम एनर्जी है जो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकती है, और यही मिनिमम एनर्जी जो है वो क्या होती है? वर्क फंक्शन होती है। दिस मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। फिर अब देखो, अगर मान लो मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करवा दूं तो क्या वो बाहर आएगा? बिल्कुल बाहर आएगा। बाहर आने के लिए कितनी चाहिए? 3 तो चाहिए, हम तो 4 दे रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको बाहर ला देगी। कितनी बच गई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने के बाद उसको मूव करवाएगी। मूव करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? काइनेटिक एनर्जी की। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बाहर ले आई, और बाकी रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको क्या प्रोवाइड करवाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी, जिसके कारण वो मूव करेगा। देन दिस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वर्क फंक्शन फॉर दैट मेटल, फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। Now we will discuss about the formula of work function. Work function is denoted by W naught or phi naught. Phi naught work function formula होता है h nu naught, where h is Planck's constant. It is Planck's constant.
And we have studied in 11th class that Planck's constant value of H 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. Here nu naught is known as threshold frequency. It is threshold frequency. Then as we know, nu naught is equals to C upon lambda naught. Why? Because we know that inversely proportional होती है, mu is inversely proportional to wavelength. और जैसे ही proportionality sign remove करते हैं तो यहाँ पर constant आ जाता है C. Then nu is equals to C upon lambda, where C is speed of light in vacuum and lambda is wavelength. Then same thing, nu naught is equals to C upon lambda naught. Then we can write that work function phi naught is equals to hc upon lambda naught, where c is speed of light in vacuum and h is Planck's constant, ये आपको बता ही दिया, and lambda naught is threshold wavelength. अब ये दोनों चीज क्या होती हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं. अब यहां पर अपन बात कर रहे थे वर्क फंक्शन की. अब वर्क फंक्शन में दो तीन चीजों का अपने को ध्यान में रखना है. एक तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन, और मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके लिए होता है? प्लेटिनम के लिए. और जो मिनिमम वर्क फंक्शन है, मिनिमम वर्क फंक्शन जो है वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सीजियम. कई बुक्स में इसको 2.15 भी लिखा हुआ होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है तो सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी? सीजियम में. कितनी एनर्जी चाहिए? मिनिमम एनर्जी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर मान लीजिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रिक्वायरमेंट होगी अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो सबसे ज्यादा किस में लगेगी? प्लेटिनम में लगेगी. कितनी? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. SI यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज जूल, बिकॉज एनर्जी तो है, तो एनर्जी है वो हम जूल में मेजर करते हैं. बट यहां पर ये जो होता है वो मेजर किया जाता अदर यूनिट. यहां पर जनरली इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई बार ये लगता है कि नाम से किसकी यूनिट है? ये पोटेंशियल की यूनिट है, बिकॉज वोल्ट आ रहा है लास्ट में. बट बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी. एंड 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना होता है जूल में. सिंपल सा मेथड, ई की वैल्यू पुट कर दिया करो, 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Then 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Then this is work function. Maximum for platinum, minimum for cesium. It is the minimum energy to emit an electron from the metal surface. Now, अब अपन बात करते हैं इसके बाद में जो हमने दो डेफिनेशंस और हैं, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दूसरा जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सबसे पहले अपन बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय μ0. क्या है पहले डेफिनेशन देख लें. इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसके देखो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, एक बड़ा पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. जब तक आप उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट नहीं करवाओगे तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. अब मान लो ये मेटल सरफेस है, ये मेटल है और इस मेटल से मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है. क्या किया हमने? इस पर लाइट इंसिडेंट करवाई और लाइट इंसिडेंट करवाई और उस लाइट में जो फोटोन्स हैं, मान लीजिए कोई भी एक फोटोन की बात करूं, उस फोटोन की एनर्जी है लेट 20 हर्ट्ज. और मैं कह रहा हूं इस मेटल सरफेस से मेरे को इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए कम से कम 25 हर्ट्ज की लाइट आपको डालनी पड़ेगी. अभी मैं कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं? 20 हर्ट्ज की. तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? देखो अभी अपन क्या डिस्कस किया,
एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू, और यहां से मिनिमम एनर्जी उसको कितनी रिक्वायर्ड होती है, एच म्यू नॉट। अब एच तो दोनों में कांस्टेंट हो ही गया, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी तो वो एमिट होगा, अदरवाइज इफ एच म्यू इज लेस देन एच म्यू नॉट देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट। इन दिस केस एच दोनों तरफ है, इट मीन्स न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अभी हम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करवा रहे थे, 20 हर्ट्ज का, जबकि कम से कम कितनी चाहिए, 25 हर्ट्ज। देन 25 हर्ट्ज हियर इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। अब मान लो दोनों इक्वल हैं, म्यू इज इक्वल्स टू न्यू जीरो, इट मीन्स ये हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वर्क फंक्शन दोनों इक्वल है। तो उस केस में क्या होगा, मान लो मैं 25 हर्ट्ज का ही फोटोन इंसिडेंट करवा रहा हूं, तो ये 25 हर्ट्ज का फोटोन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा। इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा, एमिट तो हो जाएगा, बट फिर वो मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का हमने फोटोन डाला और ये सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई उसको बाहर निकालने में। अब मैं आपसे पूछूं, अब उसके पास कितनी एनर्जी रिमेनिंग है, 0। तो वो बाहर तो आ जाएगा, बट बाहर आने के बाद वो मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास क्या नहीं है, अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है। देन इस केस में बाहर आ सकता है बट वो मूव नहीं कर पाएगा। अगर उसको मूव भी करवाना है, देन इन दिस केस frequency of photon should be greater than threshold frequency. Then what is threshold frequency? It is the minimum frequency of incident light below which photoelectric emission is not possible, is known as threshold frequency. It is denoted by nu zero, and relation between nu zero and lambda zero. Nu zero is equals to C upon lambda zero, where lambda zero is थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होती हैं वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इट मींस अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो फिर लैम्डा वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज होगी। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? Definition of threshold wavelength states that it is the maximum wavelength of incident light above which photoelectric emission is not possible. देखो जस्ट अपोजिट हो गया है, फ्रीक्वेंसी में क्या था, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, और वेवलेंथ में क्या हो गया, अबव विच। बिकॉज अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, wavelength which is related to threshold frequency is known as threshold wavelength. Then mu 0 is equals to C upon lambda 0. फिर अपन बात करते हैं कि ये जो तीनों डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, वर्क फंक्शन की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, ये तीनों किस बात पर डिपेंड करती हैं, ये तीनों पैरामीटर किस चीज पर डिपेंड करते हैं? देन work function and threshold frequency, threshold wavelength depend on the nature of metal and its surface. कि ये जो हम मेटल ले रहे हैं, ये जो हम मेटल ले रहे हैं वो मेटल कौन सा है? अगर वो मान लीजिए बेस नेचर का है, तो बेस नेचर का है तो हमें पता है कि वर्क फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने की। और अगर मान लीजिए उसका बेस नेचर धीरे धीरे कम हो रहा है तो वर्क फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेम ऐसे ही किसके लिए होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर बेस नेचर का है तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए उसका बेस नेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो थी वो तीनों डेफिनेशंस थी। अब इन्हीं तीनों डेफिनेशंस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से अपने से पूछा जा सकता है, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल ऑन वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें हैं वो आपको बता दूं। जनरली क्या होता है जब हम वर्क फंक्शन को लेते हैं, देन फॉर्मूला क्या था वर्क फंक्शन का, फाई नॉट इज इक्वल्स टू
h न्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। जनरली क्या होता है न्यूमेरिकल्स में, हमें क्या गिवन होती है, वेवलेंथ गिवन होती है और हमसे पूछ लिया जाता है कि उसका वर्क फंक्शन है वो कैलकुलेट करो। अब एक बार के लिए अगर मैं एच सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ही तो है, एच सी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ एक तो देखो वर्क फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके न्यू जीरो के। वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड frequency because here h is constant. In this formula h and c both are constant, then I can write that work function is inversely proportional to threshold wavelength. अब यहां मैं बात करूं hc की, here h is Planck's constant and c is speed of light in vacuum, both terms are constant. Then अगर इन दोनों की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं, h की वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 and c is 3 into 10 to the power 8. अब इसका क्या है यूनिट, जूल सेकंड, एंड स्पीड का मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये हो गया जूल इनटू मीटर। अब ये जो यूनिट है अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको, जूल को तो मेरे को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मीटर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें, एंगस्ट्रम में। We know that 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. It means 1 joule is equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. And as we know 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meter. It means 1 meter is equals to 1 upon 10 to the power minus 10 angstrom. मीटर की जगह मैं ये पुट करूं और जूल की जगह मैं ये पुट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो एच सी इज इक्वल्स टू 6.63 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. जूल की जगह 1 जूल ये लिख सकते हैं, इट मीन्स 1.6 into 10 to the power minus 19। जूल की जगह तो क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 3 into 10 to the power 8 आगे क्या है, यहाँ पे मीटर है इसमें, और मीटर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये तो इंटू 10 to the power minus 10। अब मीटर की जगह क्या हो गया, एंगस्ट्रम। जब इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं यहां से लेके यहां तक, देन HC की जो वैल्यू आती है वो आती है 12,400 और ये किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रम, ये इसकी यूनिट हो गई। अब ये जो वैल्यू है वो SC है। अब यहां से अपने को क्या पता चल रहा है, मैं दो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वन, इफ lambda naught is given in angstrom, then W or phi naught is equals to HC upon a lambda naught. Then I will put the value of SC here, it will be 12,400 upon lambda 0। किस में गिवन था, एंगस्ट्रम में। इसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल, इट विल बी 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट, नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमसे आंसर है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जा रहा है और लैम्डा जो है वो गिवन है किसमें, एंगस्ट्रम में, तब हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और कई बार क्या होता है, नैनोमीटर में दे दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इफ लैम्डा नॉट इज गिवन इन नैनोमीटर, अगर वो नैनोमीटर में गिवन है तो उस टाइम पर फॉर्मूला हो जाता है 12,400, एक जीरो कम हो जाएगा, 1240 अपॉन लैम्डा नॉट। अब ये नैनोमीटर में है और इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, इट विल बी 1240 अपॉन लैम्डा नॉट एंड नाउ इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक तो हम डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी चेंज कर सकते हैं, किसमें, जूल में। क्या करोगे, 1.6 into 10 to the power minus 19 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, एक ये और ये एक, ये दोनों है वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। एक दो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। We discuss some numericals based on work function, threshold frequency and threshold wavelength. Our first question is, calculate the work function of a metal in electron volt and joule. Threshold wavelength of that metal is 5500 angstrom. क्या करना अपने को, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी और जूल में भी। अब हमें क्या गिवन है, लैम्डा नॉट,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल इज 5500 एंगस्ट्रॉम। ये क्या गिवन है? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी। हमें क्या कैलकुलेट करना? फाई नॉट, फॉर्मूला HC अपॉन लैम्डा नॉट। अब देखो यहाँ पे किस में गिवन है? एंगस्ट्रम में दे दी ना। एंगस्ट्रम में दे दी तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, HC की जगह डायरेक्ट पुट कर देंगे 12400 अपॉन लैम्डा नॉट एंगस्ट्रम में है 5500। इसको सॉल्व कर लेंगे, देन 124 अपॉन 55 इसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी आएगा, अभी इसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे हमें कहा कि जूल में भी बताओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है ही 124 अपॉन 55, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, नाउ इट्स यूनिट इज जूल। सिंपल मेथड। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन गिवन है, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ दैट मेटल। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो तो शॉर्ट ट्रिक से बता दिया, अब इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं और डायरेक्ट अपन लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। जब लॉन्ग मेथड से करना है, वर्क फंक्शन कितना है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं जूल में, तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? न्यू जीरो एंड लैम्डा नॉट वी हैव टू कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या है? फाई नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू जीरो, देन न्यू जीरो इज इक्वल्स टू फाई नॉट अपॉन h। फाई नॉट की वैल्यू जूल वाली ले लें, 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। अभी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, देन ये किस में आ गया? हर्ट्ज में। न्यू नॉट कैलकुलेट कर लिया इसी फॉर्मूले से, यहां से बिकॉज न्यू नॉट इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा नॉट, देन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू C अपॉन न्यू नॉट। C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लैम्डा नॉट आ जाएगा किस में? मीटर में। अगर ये वैल्यू आप पुट करते हो तो वैल्यू पुट करें तो 3 की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8, न्यू नॉट हमारे पास ये है तो इससे डिवाइड करेंगे तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। अभी यूनिट क्या है इसकी? मीटर। तो ये लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। शॉर्ट मेथड से सॉल्व करोगे, वर्क फंक्शन इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? पहले लैम्डा नॉट कैलकुलेट कर लो, किसमें? एंगस्ट्रम में। इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास लैम्डा नॉट आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रम से। वहीं से फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उस सिचुएशन में जब वो एंगस्ट्रम में आएगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखें अपन, कि जो थर्ड क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सोडियम, पहले दिया है कैल्शियम के लिए, फॉर कैल्शियम एंड सोडियम आर 3900। देखो लैम्डा नॉट, तो लैम्डा किसके लिए दे दिया? कैल्शियम के लिए दे दिया। कितना गिवन है? 3900 एंगस्ट्रम। एंड लैम्डा फॉर सोडियम वो गिवन है हमें 5400 एंगस्ट्रम। और क्या गिवन है? ए वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम, 5 कैल्शियम गिवन है विच इज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट 5 सोडियम। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब लैम्डा और 5 के बीच में रिलेशन अपने से पूछा जा रहा है। वी नो दैट work function is inversely proportional to lambda naught threshold wavelength. It means ये हुआ phi 1 upon phi 2 is equals to lambda 2 upon lambda 1। रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका, because inversely proportional है। इसका मतलब ये हुआ phi calcium upon phi sodium will be equals to lambda sodium upon lambda calcium। 4 टर्म्स हैं, 3 गिवन हैं, 4th इस वाले फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 5 कैल्शियम 3.2, 5 सोडियम कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू लैम्डा सोडियम 5400 अपॉन लैम्डा कैल्शियम 3900।
कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप कन्वर्ट अगर यूनिट चेंज करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 करोगे, अपॉन में भी 10 टू दी पावर माइनस 10 आएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 सोडियम मिल जाएगा, किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस तरीके से इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो करते हैं। अब नेक्स्ट वाली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किस तरीके से किया गया था, और उसमें जो फोटो करंट्स होती हैं वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।